हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो लेक्चर का, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द कर्ल के ऊपर एक वीडियो लेक्चर लेके हाजिर होऊंगा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं मेरे नोट्स में, आज का हमारा टॉपिक है कर्ल। कर्ल के बारे में आज हम क्या क्या तैयारी करके बैठे हुए हैं मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे। सबसे पहले तो मैंने इसमें लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ द कर्ल, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कर्ल और फॉर्मूला ऑफ द कर्ल। अब देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग 12th में ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल से रूबरू हो चुके होंगे और कर्ल के बारे में थोड़ा आइडिया आपको पहले से होगा कि हम किसी भी वेक्टर का कर्ल निकालते हैं, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, और इसका फॉर्मूला होता है डेल क्रॉस एफ। ये तो आपको शायद पहले से पता होगा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है मैं दोबारा से इस टॉपिक को बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसलिए आपको एक बार फिर से मैं ये बताऊँगा कि कर्ल का मीनिंग क्या है, फिज़िकल इंटरप्रिटेशन क्या है और फॉर्मूला क्या है, चाहे आपने 12th में पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। पहले बात करते हैं मीनिंग की। जो इसका डिक्शनरी मीनिंग है वो है लहर, घुमाव। किसी आपने देखा होगा किसी शख्स की जो बाल होते हैं वो बड़े घुमावदार होते हैं, कर्ली हेयर्स। कुछ गर्ल्स अपने हेयर को कर्ल करवाती भी हैं ब्यूटी पार्लर्स पर जाके। तो कर्ल का मतलब होता है घुमावदार, लच्छेदार। इसका इंग्लिश में मीनिंग सिनोनिम्स हम कह सकते हैं रोटेशनल। लेकिन अब यहाँ कर्ल का क्या मतलब है और यहाँ ये कर्ल क्यों आया, मैं आपको इसका फिज़िकल इंटरप्रिटेशन बताता हूँ कि क्या होता है। क्योंकि हम प्रैक्टिकली तो कहीं जा नहीं सकते, तो हमने अपनी इस नोट्स में ही मैंने आपको एक रिवर दिखाने की कोशिश की है कि एक नदी है जिसका पानी यहाँ से इस तरफ यूँ बह रहा है। आप इमेजिन करो 2 मिनट के लिए, अगर हम किसी नहर के पुल पे खड़े हैं और नीचे से नहर बह रही है, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है कि जो बीच का बहाव है वो ज़्यादा है और जो साइड के बैंक्स के जो साइड का एरिया है वहाँ पानी का बहाव, स्पीड, वेलोसिटी कम होती है। बीच में पानी बड़ा उछल उछल के भी चलता है, पत्थरों से टकरा टकरा के लहरें भी उठती हैं। फ़िलहाल हम ये मान लेते हैं कि ये पानी बिल्कुल स्टडी फ्लो में है और धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ ये इस कागज़ के ऊपर फ्रॉम बॉटम टू अप ये बह रहा है पानी ऐसे। ठीक, अब आपने देखा भी होगा हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा गंगा को पवित्र मानते हैं, होती भी गंगा पवित्र है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पूजा के बाद की सामग्री हो, हार हो, हम उन सब को जाकर गंगा में प्रवाहित करते हैं, या अपने घर के आसपास जो भी रिवर होती है वहाँ जाके उसको प्रवाहित करते हैं गंगा के अंदर। फ़िलहाल यहाँ हमारा टॉपिक पोल्यूशन नहीं है, यहाँ हमारा टॉपिक सिर्फ ये है कि हम कैसे कर्ल के फिज़िकल सिग्निफिकेंस को समझ सकते हैं। जब हमने देखा होगा कि जब हम हार, कोई फूल इत्यादि गंगा में डालते हैं तो वो बहता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है, हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, हम लोग किनारों से डालते हैं, किनारों पे खड़े होके। अगर हम बीचों बीच में डालें तो उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि वो बहुत जल्दी आगे चला जाता है, बशर चाहे वो नारियल हो, चाहे वो कोई भी हार वगैरह क्यों ना हो। लेकिन अब हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि हमने कोई चाकोर साइज़ की तस्वीर, फ़ोटो हमने प्रवाहित करी गंगा में या किसी भी नदी में। मैंने ये चाकोर बनाने की कोशिश करी है, ये एक चाकोर तस्वीर है, हम ये मान लेते हैं। ये मैंने इसमें एक एरो फिक्स किया हुआ है। एरो क्या है, एरो हमें ये बताएगा कि इस तस्वीर को लीनियर मोशन तो देखो होती है गंगा में। किसी भी नदी में जब आप कोई फ़ोटो प्रवाहित करोगे तो वो आगे की तरफ तो बहेगी बहेगी। हमें ये देखना है क्या ये घूमती हुई आगे बढ़ती है क्या। ये जो फ़ोटो है इसके अंदर 2 टाइप की मोशन है क्या, एक लीनियर और एक रोटेशनल।
आप जस्ट इमेजिन करो और फिर मेरे साथ इसके इस थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मीनिंग में समझने की कोशिश करो। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले केस नंबर 1 दिखाता हूँ आपको। ये केस 1 है। केस 1 क्या है कि मैंने फ़ोटो ऐसे प्रवाहित करी जिसमें ये एरो इस वाले दिशा में था। तो जब हम देखते हैं कि नदी का बहाव तेज़ी के साथ बह रहा है तो ये एरो ऐसे का ऐसा ही रहता है और ये फ़ोटो ऐसे बहती हुई आगे की तरफ चली जाती है। लेकिन जब हम इस तरफ देखते हैं तो इधर अब आप खुद सोचिए, इधर का पानी तो इस आगे की तरफ बढ़ रहा है और इधर का पानी रुका हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर का पानी तो हमने लगभग रोका हुआ है और इधर का पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो वो इसके इस वाले सिरे को फोर्स करेगा और ये क्योंकि फोर्स कम लगा रहा है इसके ऊपर, तो ये फ़ोटो यूँ घूमती घूमती आगे की तरफ चली जाएगी। देखो मैंने क्या करा, ये एरो लगाया, फिर इस वाले पानी के फोर्स ने इस वाले फ़ोटो के ऊपर फोर्स लगाकर, अगर मैं इसको ABCD मान लूँ, ठीक है, तो अब जो ये C है वो यहाँ आ गया, D यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया, C यहाँ, D यहाँ, B यहाँ, A यहाँ। आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ, आप मेरे इस प्रैक्टिकल फंडे को एक बार समझने की कोशिश दिमाग में करो। और अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये आपको किस टाइप की मोशन शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि आप ऊपर की तरफ खड़े हुए हो किसी भी नहर के, आपने ऊपर से कोई चीज़ प्रवाहित करी तो आप ऊपर से देख रहे हो कि हाँ ये फ़ोटो यूँ घूमती आगे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जो आपको फ्लो दिखाई पड़ता है वो है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब अगर हम इस तरफ के किनारे से कोई फ़ोटो प्रवाहित करते या कोई रेक्टेंगुलर पीस वुड का या किसी भी चीज़ का प्रवाहित करते तो यहाँ क्या होने वाला है, इस सिरे का स्पीड वेलोसिटी कम होगी, ठीक, इधर की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो अब की बार ये इसको इस तरफ धक्का देता, ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब की बार ये क्लॉकवाइज घूमता हुआ जाएगा। यहाँ से क्या मिलता है आपको, एक क्लॉकवाइज रोटेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लीनियर मोशन के साथ साथ, लीनियर वेलोसिटी के साथ साथ इसके अंदर एक वेलोसिटी या एक कोई वेक्टर फील्ड ऐसा भी काम कर रहा है जो इसको घुमा रहा है। और जो घुमा रहा है उस वेक्टर फील्ड की, क्योंकि वो वेक्टर फील्ड है तो उसकी दिशा क्या होगी ये भी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम ये राइट हैंड रूल लगाते हैं, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा। अगर हम अपने हाथ को यूँ बंद करें, ये जो मेरी उंगलियां हैं, ये उंगलियां बड़े ध्यान से देखना, ये जो मेरी उंगलियां हैं ये रोटेशन की तरफ हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो यूँ, और जो थंब हैं वो इसके परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, वो इस वेलोसिटी या वेक्टर फील्ड की दिशा है जो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। और अगर हम बात करते हैं क्लॉकवाइज की, तो क्लॉकवाइज में हमने अपने इस हाथ को यूँ करना पड़ेगा उल्टा। ये अब क्लॉकवाइज हो गया दिशा, और ये जो हमारा थंब है, ये फ़िलहाल जो थंब है ये नीचे की साइड आ गया। इसका मतलब है, बहुत ध्यान से समझना, कि जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कर्ल V या जो वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है वो ऊपर की साइड होगा, मतलब नहर से ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। और अगर हम बात करते हैं क्लॉकवाइज की तो वो नीचे की साइड होगा, नहर के बॉटम की तरफ, ठीक। अब यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं। एक तो जो ये हमने परपेंडिकुलर ऊपर किया या नीचे किया, ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी जगह पर किसी भी पार्टिकल का जो मोशन है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज। सो स्टूडेंट्स, बहुत पते की बात बता रहा हूँ आपको। अगर आपके पास किसी भी वेलोसिटी वेक्टर का कर्ल पॉजिटिव आता है
नेगेटिव आता है या ज़ीरो आता है, तो उन केसेस को आप कैसे समझ सकते हो। अगर पॉजिटिव आता है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर नेगेटिव आता है तो क्लॉकवाइज, और अगर ज़ीरो आता है तो इसका मतलब है बीच वाला केस डिस्कस हो रहा है, और इसका मतलब है मोशन में कोई भी रोटेशन नहीं है, और शायद इसी को आप लोग इर्रोटेशनल फ्लूइड बोलते होंगे। याद है ना, 12th में हम लोग प्रूफ करते थे कि प्रूव दैट एनी वेक्टर इज सोलेनोइडल, इट मीन्स इट्स डाइवर्जेंस इज ज़ीरो, और इर्रोटेशनल इट मीन्स इट्स कर्ल इज ज़ीरो। तो वो उसका रीज़न ये था कि वो ऐसी दिशा में, ऐसे मोशन में वो आगे की तरफ बढ़ रहा है जहाँ ना वो क्लॉकवाइज घूम पा रहा है ना वो एंटी क्लॉकवाइज घूम पा रहा है। अब इसकी डेली लाइफ में कहाँ ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों ने हरिकेन, टोर्नाडो, तूफ़ानों का नाम सुना होगा। पानी के अंदर कई बार आपने भंवर देखे होंगे। हमें कैसे पता चलता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके भंवर है। मौसम वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि तूफ़ान आने वाला है। वो इस कर्ल वी की ही कैलकुलेशन करते हैं, और जितना ज़्यादा कर्ल की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा घुमाव इसका बढ़ता रहेगा, उतना ही ज़्यादा तूफ़ान की जो एक सीमा है या गति है या जो तीव्रता है वो ज़्यादा मापी जाती है। शायद ये आपको थोड़ा सा समझ में आया हो कि हाँ, कि कर्ल क्या होता है और इसका फिज़िकल इंटरप्रिटेशन क्या है। अब हम बात करते हैं कर्ल के फॉर्मूले की, जो कि आप पहले से पढ़ चुके हो, डेल क्रॉस एफ। मैंने ये जो डेल क्रॉस एफ कहा, ये कर्ल आप पहले पढ़ चुके हो, और बात भी की जाए इसकी अगर इक्वेशन की, तो डेल क्रॉस एफ ये कैसे निकाला जा सकता है। कर्ली बाय कर्ली एक्स आई, कर्ली बाय कर्ली वाई जे, कर्ली बाय कर्ली जेड के क्रॉस, let us say f factor is the combination of f1, f2 and f3 component along x, y and z axis respectively. So we can write f as f1i, f2j and f3k. Now the dot product we can simply find out I, j, k, curly by curly x, curly by curly y, curly by curly z, f1, f2 and f3. Let us see the solution of this curl f. Maybe you know how we solve this determinant. Curly f3 by curly y minus curly f2 by curly z. It is the component, or you can say the coefficient of I. If we take positive j, then we should have curly f1 over curly z minus curly f3 over curly x, and coefficient of k will be curly f2 over curly x minus curly f1 over curly y. ओके, सो अब हम इस कर्ल f को किसी भी न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करेंगे, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, नेगेटिव आता है तो क्लॉकवाइज होगी, ज़ीरो आता है तो इर्रोटेशनल फ्लो होगा। ये बेसिक है आज का लेक्चर, जो मैंने कर्ल की सिर्फ आपको डेफिनेशन और फॉर्मूला बताया है। अब बातें कर लेते हैं एक दो ऐसे पॉइंट्स की जो आने वाले न्यूमेरिकल्स में हमें बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। पहली बात कि अगर f कोई कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका कर्ल क्या होगा। अब आप कुछ सोचिए, अगर f कोई कांस्टेंट वेक्टर है, इट मीन्स f1, f2, f3 ऑल आर कांस्टेंट्स। सो करली f3 बाय करली y हो, करली f2 बाय करली z हो, करली f1 बाय कुछ भी हो, इन सब की वैल्यू क्या आएगी, 0 0 0। इसका मतलब है ये ज़ीरो है। इसका मतलब हर कांस्टेंट वेक्टर का कर्ल हमारे पास ज़ीरो मिलने वाला है। ठीक,
एक और इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, ये शायद एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। डाइवर्जेंस ऑफ एवरी कर्ल इज 0। ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाइवर्जेंस निकालते हैं इस कर्ल का। मान लो v की जगह पर f होता तो आप क्या करते, पहले कर्ल f शो करते, कर्ल f फाइंड आउट किया तो ये आया, फिर हम कर्ल का डाइवर्जेंस निकालते हैं। डाइवर्जेंस में क्या होता है, i करली बाय करली x करली बाय करली y j एंड करली बाय करली z k, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइवर्जेंस विद दिस। अब आप कुछ सोचिए, i डॉट i j डॉट j k डॉट k, यही आंसर देते हैं। करली बाय करली एक्स ऑफ दिस एंड दिस क्या होगा, कुछ सोचिए। करली बाय करली एक्स ऑफ दिस क्या होगा, बहुत सिंपल है, करली टू f3 करली x करली y माइनस करली टू f2 करली x करली z। ये तो हुआ इसका और इसका कॉम्बिनेशन। ऐसे ही इसका और इसका कॉम्बिनेशन, ये क्या आएगा, करली टू f1 करली y करली z माइनस करली टू f3 करली y करली x प्लस करली टू f2 ओवर करली x करली z माइनस करली टू f1 ओवर करली z करली y। ठीक है, अब क्या होने वाला है, ट्रायंगल टर्म से ट्रायंगल टर्म कैंसिल, स्क्वायर टर्म से स्क्वायर टर्म कैंसिल और सर्कल टर्म से सर्कल टर्म कैंसिल। आंसर क्या आया, 0। ठीक है, लेकिन इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा? आप खुद सोचिए, पानी में कोई भी चीज़ बह रही है नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब बॉटम टू अप। ठीक है, हम कर्ल f निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। अब आपने क्या वो जो तस्वीर पानी में बहाई थी, क्या वो हवा में उड़ती हुई देखी है या डूबती हुई देखी है? नहीं ना, तो तैरती भी जा रही है। इसका मतलब है जो फ्लो है वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, चाहे वो अबव हो चाहे बिलो द वाटर सरफेस हो, वो तो 0 आना ही आना है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो ठीक है, ना समझ में आया हो तो भी ये एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं और भी प्रॉपर्टीज़ जो बेसिक हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकर एक वीडियो लेक्चर लेकर बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। उम्मीद है कि कर्ल के बारे में आपको थोड़ा सा जो पहले से नॉलेज थी उसके अंदर इजाफा हुआ होगा, और आप लोग इसको जो भी मटेरियल आपके पास है, बुक्स या PDF या PPT ऑनलाइन, आप उससे इसके बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हो, सजेशंस हो, मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, फॉलो कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।